आप सभी को नमस्कार। शिक्षा विभाग हरियाणा से मैं मास्टर मनोज पवार गणित की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने अक्सर देखा होगा, आप खुद अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि यदि हमें एक दीवार घर की बनवानी है और एक मिस्त्री यदि हम उसके ऊपर लगाते हैं, मान लिया वो उस दीवार को 10 दिनों में बनाता है, तो अब उस पर यदि 2 मिस्त्री लगा दिए जाएं तो कितने दिनों में वो उस दीवार को बना लेंगे? सोचिए। या आप ही बच्चों को एक काम दे दिया जाता है कि जो आपके क्लासरूम के अंदर बेंच रखे हैं, 2 बच्चे उनको बाहर निकालें। मान लिया कि वो 2 बच्चे उन सभी बेंचों को 30 मिनट में बाहर निकाल देते हैं, और यदि हम 10 बच्चे उस काम के लिए लगा दें तो कितनी मिनट में वो उन बेंचों को बाहर निकाल देंगे? सोचिए। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में होती रहती हैं। आज की इस कक्षा में हम इन्हीं विचरणों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एक तरह का विचरण लेंगे, क्योंकि दोनों स्थितियों में हमने देखा कि मिस्त्री यदि हमने 2 लगाए हैं तो काम क्या हुआ है? कम समय में हुआ है। अर्थात ज्यादा की ज्यादा यदि हम व्यक्ति किसी काम पर लगाते हैं तो उसको करने वाला समय है वो कम होता है। इसी प्रकार यदि हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं या फिर मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, यदि हमें 40 किलोमीटर जाना हो तो 1 लीटर पेट्रोल हमारा मान लो लगता है, और यदि हमें 80 किलोमीटर जाना हो तो कितना पेट्रोल लगेगा? सोचिए। बिल्कुल सही, 2 लीटर पेट्रोल लगेगा, क्योंकि 40 में 1 लीटर लग रहा है तो 80 में क्या लगेगा? 2। और 5 लीटर पेट्रोल में हम कितने किलोमीटर तक जा सकते हैं? सोचिए। जी हां, 5 लीटर पेट्रोल में हम 200 किलोमीटर तक जा सकते हैं। अर्थात इस स्थिति के अंदर जब दूरी बढ़ रही है तो पेट्रोल भी बढ़ रहा है। ये दोनों स्थितियां अलग अलग हैं। एक में हमने जब बंदे या फिर बच्चे बढ़ाए या फिर मिस्त्री बढ़ाए तो समय कम लगा। दूसरी स्थिति में जब दूरी बढ़ा रहे हैं तो पेट्रोल भी बढ़ रहा है। ये दोनों विचरण की अलग अलग स्थितियां हैं। आज हम इस कक्षा में विचरण की एक स्थिति को लेंगे एक उदाहरण के द्वारा। आइए देखते हैं। पहले प्रकार के इस विचरण को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आप दुकान पे चीनी तो लेने जाते होंगे। यदि 1 किलो चीनी, यहां पे हमने चीनी का भार किलोग्राम में ले रखा है और मूल्य रुपयों में ले रखा है। 1 किलोग्राम चीनी के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ते हैं? 20 रुपए देने पड़ते हैं। तो 3 किलोग्राम चीनी के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? 60। 5 किलोग्राम चीनी के लिए 100। अर्थात जैसे जैसे हमारे पास एक राशि बढ़ रही है, जो चीनी का भार है वो बढ़ रहा है, 1 से 3 हुआ, तो रुपए भी हमारे पास बढ़े हैं। लेकिन अब हमें यह देखना है कि क्या उसी अनुपात में बढ़े हैं या अलग अनुपात में। देखते हैं। 1 को कितने से गुणा करने पर 3 आ रहा है? 3 से गुणा करने पर 3 आ रहा है। क्या 20 को भी 3 से गुणा करने पर ही 60 आ रहा है? जी हां, 20 दिए 60 बिल्कुल आ रहा है। 1 को कितने से गुणा करने पर 5 आ रहा है? 5 से गुणा करने पर, बिल्कुल सही कहा। क्या 20 को 5 से गुणा करने पर 100 आ रहा है? बिल्कुल सही कहा, 5 से गुणा करने पर 100 आ रहा है। अर्थात जिस अनुपात में, जिस गुणा में हमारे पास एक राशि बढ़ रही है, उसी अनुपात में, उसी गुणा में हमारे पास दूसरी राशि भी बढ़ रही है। हम इसको प्रत्यक्ष या सीधा समानुपाती भी कह सकते हैं और अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हैं। अब यदि हमें 6 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात करना हो तो अब आप आसानी से बता सकते हैं ना कि 1 को यदि हम किससे गुणा करें? 6 आएगा, 6 से, तो 20 को भी हम किससे गुणा कर देंगे? 6 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास 120 रुपए इसका उत्तर आ जाएगा। अब इस स्थिति में हम देखिए, अनुपात हम समानुपाती या प्रत्यक्ष अनुपात की जब हम बात करें तो किस प्रकार बराबर होगा। यहां से देखिए, सबसे पहले चीनी का भार और उसके मूल्य का अनुपात हम लेते हैं। अनुपात हम इस रूप में लेते हैं 1/20, या इसको लिखा जाता है 1:20। जब इन दोनों राशियों में कोई भी संख्या कॉमन न हो तो हम सीधा उसको अनुपात में लिख देते हैं। अगला अनुपात क्या बनेगा? 3/60। 3/60। अब इसमें एक राशि है जो दोनों में कॉमन है, 3 से पूरा पूरा, 3 एकम 3, 20 दिए 60, तो इसका अनुपात भी 1:20 आ गया। अब अगली राशि 5 और 100 है, तो इनमें भी 5 कॉमन है, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, तो ये भी 1 अनुपात कितना आ गया? 20।
और अगली जो अभी हमने निकाली थी 6 और 120, इसको देखेंगे। ये 6 से 6 गुण 6, 6 दूनी 12, ये भी कितना आ रहा है, एक समान अनुपात ही 1:20 आ रहा है। अर्थात इन सभी राशियों का जो अनुपात है वो क्या है, सीधा है, प्रत्यक्ष है, समान है। तो इसे हम इस स्थिति को प्रत्यक्ष समानुपाती या अनुक्रमानुपाती कहते हैं। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो हमारे पास प्रश्नावली 13.1 में है। आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नावली 13.1 का पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। पहले प्रश्न में देखिए हमें क्या कहा गया है कि एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है कि 4 घंटे यदि कार पार्किंग हम करते हैं तो हमें 60 रुपये देने पड़ते हैं, 8 घंटों तक 100 रुपये, 12 घंटों तक 140 रुपये, 24 घंटों तक 180 रुपये। अब लिख रखा कि जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। पहले ये देखना है कि क्या ये प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो समय दे रखा है हमें, जो समय घंटों में दे रखा है और जो उसकी कीमत दे रखी है कि कितना पार्किंग शुल्क होगा, उन दोनों को का अनुपात ले लेंगे। तो सबसे पहले हमारा अनुपात क्या बनेगा, 4:60, यही बनेगा ना। अब एक संख्या पे ये दोनों पूरा पूरा भाग हो जाते हैं तो ये काट देंगे हम। 4 1 पे जाता है, 4 के पहाड़े में, और 60 कितने पे जाएगा, 15 पे। बिल्कुल सही कहा। तो हमारे पास इसका जो अनुपात है वो कितना आया है, 1:15 है। बिल्कुल सही कहा, 1:15 हमारे पास आया है। अब दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि 8 घंटों तक हमें कितने रुपए देने पड़ते हैं, 100 रुपये। तो अब इनका अनुपात ले लेते हैं हम। इनका अनुपात लेंगे यहाँ पे 8 बटे कितना हो गया हमारे पास, 100। ठीक है। अब ये भी 4 से पूरा पूरा भाग हो जाते हैं दोनों। 8 कितने पे आता है, 4 के पहाड़े में 2 पे, और 100 कितने पे आता है, 25 पे। बिल्कुल सही कहा। तो यहां पे इनका अनुपात हमारे पास क्या आ गया, 2:25। बिल्कुल सही कहा, 2:25 इनका अनुपात हमारे पास आ गया है। अब यहां देखिए, जब हमने पहला अनुपात देखा था वो क्या आया है, 1:15 है, और जो हमारा दूसरा अनुपात आया वो क्या है, 2:25। क्या ये दोनों अनुपात समान है? जी नहीं, ये दोनों अनुपात समान नहीं है। आप यदि आगे भी बढ़ेंगे थोड़ा, 12 घंटों का 140 रुपये से अनुपात देखिए, और 24 घंटों का 180 रुपये से अनुपात देखेंगे तो वो भी बराबर नहीं मिलेंगे। तो हम इसमें कहेंगे, जैसे इन्होंने पूछ रखा है कि जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो हम लिख देंगे नहीं, कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। चलो बच्चों, अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न के अंदर जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। अर्थात यहाँ इस सारणी के अंदर दे रखा है कि लाल रंग के पदार्थ का यदि हम एक भाग लेते हैं तो मूल मिश्रण के कितने भाग बनते हैं, 8। उसी प्रकार यदि हम लाल रंग के पदार्थ के 4 भाग लेंगे तो मूल मिश्रण के कितने भाग बनेंगे, या लाल रंग के पदार्थ के 7 भाग लेंगे तो मूल मिश्रण के कितने भाग बनेंगे। आगे 12 भागों के लिए भी और 20 भागों के लिए भी हमें ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं कि यदि एक भाग लाल रंग का ले रहे हैं तो मूल मिश्रण के 8 भाग होंगे। यदि यहां हमें 2 लेने पड़े तो कितने होंगे, बिल्कुल 16 होंगे यदि आप करके देखेंगे। अर्थात ये जो संख्याएं हैं ये समान अनुपात में है। यदि ये समान अनुपात में है तो इनको निकालने का तरीका देखिए हम कैसे निकालेंगे। देखिए, यदि ये संख्याएं समान अनुपात में है तो 1 को कितने से गुना करने पर हमारे पास 4 आया है, जी हाँ, 4 से गुना करने पर 4 आया है। 1 को यदि 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। तो उसी प्रकार जो हर है वो भी उतनी ही संख्या से गुना करने पर हमारे पास आएगा। अर्थात 8 को किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से। तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा, यहाँ पे
32, बिल्कुल सही कहा। कितना आ गया? 32। इसी प्रकार 1 को कितने से गुणा करें कि हमारे पास क्या आए? 7 आए। बिल्कुल सही, 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार 8 को भी 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा। उसी प्रकार 1 को कितने से गुणा करें कि हमारे पास 12 आए? 12 से गुणा करना पड़ेगा। तो नीचे भी 8 को हम 12 से गुणा करके लिखेंगे तो हमारे पास 12 8 कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार 1 को कितने से गुणा करें कि 20 आए? 20 से गुणा करेंगे तो 8 को भी 20 से गुणा करने पर हमारे पास यहां क्या आएगा? 160 हमारे पास आएगा। तभी ये समान अनुपात में होंगे और ये समान अनुपात में हैं तो हमें संख्याएं ज्ञात हो चुकी हैं कि यहां पे हमारे पास 4 भागों के लिए, 4 लाल रंग के पदार्थ के भागों के लिए मूल मिश्रण के कितने भाग बन गए हैं? 32 भाग बन गए हैं। और 7 भागों के लिए कितने भाग बन गए हैं? 56। और 12 भागों के लिए 96 और 20 भागों के लिए कितने भाग बने हैं? 160। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 मिलीलीटर मूल मिश्रण की आवश्यकता है तो मूल मिश्रण के 1800 मिलीलीटर में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए? प्रश्न में हमारे पास जो तालिका है ये दे रखी थी कि लाल रंग के पदार्थ के भाग और मूल मिश्रण के भाग, वहां पे 1 और 8 हमें यहां दे रखा था, लेकिन यहां पे उसने मूल मिश्रण का भाग अब मिलीलीटर में दे दिया है तो हमने यहां मिलीलीटर में लिख लिया है। और एक भाग के लिए कितने मिलीलीटर मूल मिश्रण का भाग बन रहा है? वो 75 मिलीलीटर बन रहा है। अब 1800 मिलीलीटर के लिए लाल रंग के पदार्थ के कितने भाग हमें चाहिए? माना वो कितने चाहिए? x चाहिए। हमने मान लिया कि वो कितने भाग चाहिए, हम यहां लिख भी लेंगे कि माना 1800 मिलीलीटर मूल मिश्रण के भाग के लिए लाल रंग के पदार्थ के भाग होंगे। कितने होंगे? हमने x मान लिया। अब हमने दूसरे प्रश्न के अंदर ये चीज देखा था, यहां x लिख भी लिया कि 1 था, यहां 8 था। जब 4 आ जा रहा था तो वहां 32 हो रहा था। जैसे जैसे लाल रंग के पदार्थ के भाग बढ़ रहे थे मूल मिश्रण के भाग भी बढ़ रहे थे। अर्थात यह स्थिति हमारे पास कौन सी होगी? प्रत्यक्ष समानुपात की होगी। तो हम यहां लिखेंगे कि यह स्थिति क्या है? प्रत्यक्ष समानुपाती है। यदि यह स्थिति प्रत्यक्ष समानुपाती होगी तो लाल रंग के भाग के लिए मूल मिश्रण के जितने भाग हैं उनका अनुपात हमेशा बराबर आएगा। अर्थात 1/75 किसके बराबर होगा? x बटे 1800 के बराबर होगा। इसको आर पार गुणा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं। 1 गुणा 1800 किसके बराबर आ जाएगा? 75 गुणा x के। अब दोनों पक्षों को इधर उधर कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 75 गुणा x किसके बराबर हो जाएगा? 1 गुणा 1800 के बराबर हो जाएगा। और यहां से यदि हम लेंगे 75 ये गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1 गुणा 1800 बटे 75। अब देखो कितने पे कट रहा है? 3 पे कट रहा है। 3 पे यहाँ क्या आ जाएगा? 25। ये 3 छिके 18, 600 और 25 से कम 25 और ये पूरा का पूरा 24 पे हमारा कटेगा। तो x बराबर कितना हो गया? 24। तो अब हमारे पास x का मान 24 आया है। तो हम कह सकते हैं कि 1800 मिलीलीटर मूल मिश्रण के भाग के लिए लाल रंग के पदार्थ के भाग कितने होंगे? 24 होंगे। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं कि किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी जबकि वो 6 घंटे में 840 बोतलें भरती है? तो हम हल में देखने के लिखेंगे कि मशीन माना मशीन 5
घंटे में बोतलें भरती है। कितनी बोतलें मान ली हमने? x बोतलें मान ली कि वो मशीन 5 घंटे में x बोतलें, हमने एक चर ले लिया, भरती है। तो हमारे पास तालिका किस प्रकार से बनेगी? ये सारणी हमने बना दी कि समय यदि 6 घंटे है तो बोतलें भर रही है 840, 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? अब 5 घंटे में कम ही बोतलें भरेंगी, 6 घंटों से ज्यादा तो भरेंगी नहीं। अर्थात जैसे जैसे समय कम हो रहा है तो भरने वाली बोतलों की संख्या भी कम हो रही है। तो यह जो स्थिति है कौन से अनुपात की है? यह स्थिति पृथक समानुपाती है। पृथक समानुपाती है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जो हमारे पास समय और बोतलों का अनुपात हमेशा क्या आएगा? समान आएगा। अर्थात 6/840 किसके बराबर हमारे पास आएगा? 5/x के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसकी हम आर पार गुणा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x की 6 के साथ गुणा कितना हो गया? 6x, और उधर 5 की 840 के साथ गुणा, और ये 6 यहाँ गुणा में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा? ये भाग में। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुना 840/6, और 6 से ये कट रहा है हमारे पास, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 140, और जब इसको 140 को 5 से गुना करेंगे तो 700 हमारे पास x का मान आ गया। x हमारे पास क्या थी? बोतलें थी जो 5 घंटे में भरने वाली थी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वह मशीन 5 घंटे में 700 बोतलें भरेगी। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं कि एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है? यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी? ये सारणी हमारे पास इस प्रकार से बनेगी कि बैक्टीरिया की आवर्धित लंबाई सेंटीमीटरों में 5 सेंटीमीटर होगी जब फोटोग्राफ को आवर्धित किया जाएगा कितना? 50,000 गुना। सबसे पहले तो हमें पूछ रखा है कि बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई कब होगी? जब फोटोग्राफ की आवर्धित लंबाई वो 1 के बराबर होगी। ठीक है, फिर उसके बाद उसने कहा है कि फोटोग्राफ की आवर्धित लंबाई यदि 20,000 गुना है, 20,000 गुना है, तो भी हमें बैक्टीरिया की आवर्धित लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे कि बैक्टीरिया की आवर्धित लंबाई x होगी जब फोटोग्राफ या उसकी वास्तविक लंबाई यदि हम कहेंगे वो x मान ली, और 20,000 गुना आवर्धित करने पर हमने क्या मान लिया? उसको y के बराबर मान लिया। अब देखो जितना आवर्धन किया जाएगा, ज्यादा आवर्धन किया जाएगा बैक्टीरिया की लंबाई बढ़ती रहेगी, कम किया जाएगा तो बैक्टीरिया की लंबाई कम होती रहेगी। अर्थात यह स्थिति प्रत्यक्ष समानुपाती है। प्रत्यक्ष समानुपाती है तो हम कैसे लिखेंगे कि 5/50,000 बराबर किसके आ जाएगा? x/1 के। अर्थात इधर x एकम x हो गया, और यहां से यदि हम लें 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, और ये कितना हो जाएगा? 10,000। अर्थात 1/10,000 होगी। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इधर और 1/10⁴। या इसको हम ऐसे लिखते हैं x बराबर 10⁻⁴। ऊपर आके ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी एक उत्तर आप लिख सकते हैं इसका, जो बैक्टीरिया की वास्तविक हमारे पास लंबाई आएगी। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में यदि 20,000 गुना आवर्धित किया जाता है तो हम यहीं से लेंगे, ये भी प्रत्यक्ष समानुपाती है, 5/50,000 बराबर कितना हो जाएगा? y/20,000। आर पार गुणा करें 50,000 किसके साथ? तो 5 गुना 20,000 हमारे पास आ जाएगा, और ये हो जाएगा y गुना 50,000। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y गुना 50,000 बराबर है 5 गुना 20,000। ठीक है, अब यहां से y का मान क्या आ जाएगा? 5 गुना 20,000 भाग में 50,000, क्योंकि ये गुना में है तो ये भाग में हो जाएगा। 10,000 से 10,000 सीधा हमारे पास कट जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पे हमारे पास कितना बचा? 2। तो y किसके बराबर आया? 2। अर्थात फोटोग्राफ को यदि 20,000 गुना आवर्धित किया जाएगा तो बैक्टीरिया की लंबाई हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर के बराबर होगी।